हमारे कंट्री इंडिया में मोर देन 2 मिलियन से ऊपर टेम्पल्स हैं। वी हैव मोर देन 2 मिलियन टेम्पल्स जिनका कोई भी टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। सारी चीज़ें नदियों में डंप करी जाती हैं या फेंक दी जाती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर काम करूं जिससे हम टेम्पल वेस्ट को कलेक्ट कर सकें। फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं, इंसेंस स्टिक एसिड्स कलेक्ट करते हैं और उससे यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो हम जेल में कैदियों की हेल्प से सारी चीज़ें बनाते हैं, कैदियों को रोज़गार दे रहे हैं इससे, जिससे उनकी लाइफ चेंज हो रही है। हम अपनी टीम के साथ और जेल इनमेट्स के साथ एम्पैथी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो जेल इनमेट्स हैं वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड रहते हैं। तो हमको सबसे पहले ज़रूरत है उनको उस डिप्रेशन से निकालने की, जो कि वो अच्छे से काम कर पाएँ। तो हम वहाँ पे टीम बिल्डिंग करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं उसके लिए। तो जब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो वो लोग अच्छे से टीम बना के काम कर पाते हैं उस टाइम पर। मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं एक सोशल वेंचर चला रहा हूँ जिसका नाम एनर्जी इन इनोवेशंस है। हमारा फंडिंग के बाद आज के टाइम पे मेरी कंपनी का वैल्यूएशन करोड़ों में, और मेरी कंपनी लास्ट के 1 साल में बनी है। और मैं पढ़ाई में भी एकदम एवरेज स्टूडेंट था। तो उसी टाइम से मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ मुझे साइंस एंड इनोवेशंस में आगे जाना है। पर क्योंकि मैं यूपी के एक छोटे से टाउन में रहता हूँ, तो पेरेंट्स को बस ज़्यादातर यही है कि मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करूँ, इंजीनियर बनूँ, ये सब बनूँ। तो कन्विंस करना लिटरली आसान नहीं था, काफ़ी हार्ड था। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया अपने डिप्लोमा करने के बाद कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे उनको समझाने में कम से कम हफ्ते भर लग गया, और उसके बाद भी वो लोग माने नहीं। तो जब भी मैं अपनी दादी के पास जाता हूँ तो वो पहले हमेशा मुझे एक आशीर्वाद देती थी कि बेटा तेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगे। तो मैं अपनी दादी से बोलता था कि माँ जी कुछ भी बोलो, बस ये मत बोलो, ये बोलो कि बेटा तू खूब सारे लोगों को रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट दे, ना कि तेरी अच्छी नौकरी लगे। तो अभी मेरी दादी फिर यही आशीर्वाद देती है, बेटा भी बहुत सारे लोगों को नौकरी दे, ना कि नौकरी ले। मेरा स्टार्टिंग का 1 साल का जर्नी बहुत अच्छा था। अब 1 साल के बाद में जो 6 महीने आए वो बहुत बुरे थे। एक लाइफ का सबसे हार्ड एक्सपीरियंस था वो, और लाइफ में सबसे ज्यादा लर्निंग भी वहां से मिली। तो वो टाइम मेरे लिए ऐसा टाइम था कि मैं 8-8 घंटे की इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले रहा हूँ, पर दूसरी तरफ बस में चढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। एक तरफ ऐसा था कि मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में खाना खा रहा हूँ, दूसरी तरफ मैथ्स की फीस देने के पैसे नहीं। तो मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 500 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते। अब इसका बीटा वर्जन का हमारी टीम इंटरनल ट्रायल कर रही है। ये इंडिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। तो पहले मैं एक इनोवेटर था जिसने विंड हार्नेसिंग मशीन, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्मार्ट स्प्रिंकलर मशीन, ये सब चीजें बनाई थी, और सारे के सारे लार्जली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट थे। लाइक मुझको बहुत सारी जगह से अवार्ड्स मिले थे। मैंने कभी सोचा नहीं था, पर लिटरली मेरा वो डॉक्यूमेंट्री बनी है जो कि 12 अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स, डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स के अंदर रिलीज हुई है, और 12 में से 10 इंडिया से बाहर, तो बस 2 ही इंडिया के अंदर, और वो जल्दी ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम भी हो जाएगी। जेल इनमेट्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। एक एंटरप्राइज के 4 रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स। अगर किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो इन 4 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना: प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, आइडिया वैलिडेशन एंड एक्सपेंशन। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता कि इतने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो हम ना बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। तो मेरा बोलना है कि जो चीज़ें सोच रहे हो ना, कर दो, क्योंकि बड़े होकर हमें पता चलेगा कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स, ये वो 20 तरह की चीज़ें। बचपन में तो हमको पता ही नहीं है ना, हमारे अंदर एनर्जी इतनी है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो सोच सकते हैं। आकाश, वेरी वेलकम टू द शो। आपकी जो एनर्जी, आपका जो एक इनोवेशन सेंटर है वो टेम्पल वेस्ट पे काम करता है, और टेम्पल वेस्ट पे काम करने का ख्याल कैसे आया, और इस लॉकडाउन के बीच में टेम्पल वेस्ट पर काम करने को लेकर आपको किस तरीके की दिक्कतें आई? तो टेम्पल वेस्ट पे काम करने का ख्याल कैसा है, मैं अपने कॉलेज में था और मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाता था काफी। तो मेरे दोस्त मंदिर जाते थे, और मंदिर के पास में एक झील की एक तालाब, शाम को जाके वहां पे बैठते थे, तो हम लोग को काफी अच्छा लगता था। मैं मेरे 2 दोस्त, हमने देखा कि वहां पे धीरे धीरे क्या होने लगा है, जो नया तालाब बना था, नई झील बनी थी, उसके अंदर डेली टेम्पल का वेस्ट आता है और डंप होता है। तो पूरा टेम्पल का वेस्ट डंप होने से जो उसका पानी पहले बहुत अच्छा था, जहाँ बैठने में पहले बहुत अच्छी वाइब्स आती थी, उसके आसपास वो अरावली के अंदर मंदिर है, जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए आते हैं।
अभी धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा पानी पॉल्यूटेड हो गया। वहाँ पे कोई भी जंगली जानवर पानी पीने नहीं आता था, और जो अंदर वाटर बॉडीज थी, मछलियाँ, कछुए वगैरह जो भी थे, वो सारे के सारे उसके किनारे पे मर चुके। तो मैंने पुजारी जी से बोला कि अब ये टेम्पल वेस्ट जो है आप इसको यहाँ पे डंप नहीं करो। तो उन्होंने बोला मैं फिर क्या करूंगा। तो मैंने बोला कि हम कुछ ना कुछ इसका जरूर सॉल्यूशन देंगे। ये जो प्रोडक्ट अभी हम बना रहे हैं, हम इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि कैसे उन एशेस को हमको चेंज करना है आइडल्स में, मूर्तियों में, एशेस टू आइडल्स। तो एशेस टू आइडल्स कैसे हो रहा है इसका बेसिकली, तो जो एशेस हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे मंदिरों के अंदर बिन मतलब डब्बा लगा के उससे एशेस कलेक्ट करते हैं, टेम्पल का वेस्ट कलेक्ट करते हैं। हम टेम्पल एशेस को फिल्टर आउट करके नारियल का जो छिलका रहता है उसकी राख के साथ मिलाते हैं, और वो एक कॉम्बिनेशन मटेरियल बन जाता है। तो उससे क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूज करके तो हम उससे आइडल्स, स्टैचूज, क्राफ्ट आइटम्स कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे अभी आपका स्टैचू बनाना है, तो मैं आपका एक स्कैनिंग करूंगा 3D प्रिंटर से। या डेफिनेटली वी कैन मेक योर स्टैचू विद इन 24 आवर्स। वाओ, हाँ, इट्स वेरी फैसिनेटिंग आइडिया। डेफिनेटली। तो हम लोग पॉट्स बना रहे हैं, स्टैचूज बना रहे हैं, आइडल्स बना रहे हैं, गिफ्टिंग आइटम्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम लोग 3D प्रिंटिंग का भी यूज कर रहे हैं। तो टेम्पल से वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उसको जेल के अंदर डंप करते हैं। जेल के अंदर जो जेल के कैदी हैं, इनमेट्स, उनको हम ट्रेन करते हैं कि कैसे आपको इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, और वो लोग उस टेम्पल के वेस्ट से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, चीजें बनाते हैं, और फिर उन चीजों को हम मार्केट में बेचते हैं, और उससे जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है और उससे हम जेल इनमेट्स की भी सैलरी पे करते हैं और उनको भी देते हैं। किसी ने आपको ये भी बोल दिया था कि ये आप झाड़ फूक के लिए लेके जा रहे हो पूजा का सामान। What? तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो मैं चाहूंगी कि आप वो शेयर करें। डेफिनेटली। तो ये बिल्कुल इजी नहीं था टेम्पल्स के अंदर जाके काम करना। जब मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैं एक साइंटिस्ट से मिला जो बहुत सीनियर था। तो उन्होंने बोला तू बिल्कुल पागल हो चुका है क्या, लाइक तू नास्तिक है क्या। तो वो मुझसे बोलते कि तू इतना अच्छा टेक्निकल बंदा है, अपने फील्ड में काम कर, इन सब फालतू की चीजों में तू क्या कर, तू एक टेक्निकली अच्छा काम कर रहा है उसी में काम कर, इन सब में मत पड़ो, और हेल्प करने से भी मना कर। तो काफी सारे लोगों को लगा कि हम उसका काला जादू वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो हम अभी भी कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ से भी हम लोग ये वेस्ट कलेक्ट कर सके वहां से लेंगे, पर लिटरली आसान नहीं है। लिटरली आसान नहीं है, और आसान तो एक्चुअली जेल इनमेट्स के साथ काम करना भी नहीं है आकाश। एंड वो भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप कैसे जेल इनमेट्स के साथ जब काम करने की शुरुआत में आपने सोचा, तो कैसे आपको एक बार डर लग रहा था। क्योंकि जिस टाइम मैं जेल में गया था उस टाइम मैं 19 साल का, और मैंने मूवीज वगैरह में देखा था कि जेल की बड़ी बड़ी दीवारें, जेल के अंदर लड़ाई, चाकू वाकू। तो आकाश को एकदम ऐसा लगा मैं जाऊंगा, पता चला मैंने कहा मेरा सामान बना दो, उधर से एक चाकू आया, मेरा क्या होगा। आकाश ऐसे सोचा था? नहीं, डेफिनेटली मैंने तो सोचा था कि मैं जेल के अंदर मुझे काम करना ही नहीं। तो और एक तो जेल, दूसरा यूपी की जेल। यूपी की जेल, हाँ, तो दोनों में बहुत अंतर है। जेल, यूपी की जेल। तो जब जेल के अंदर काम करने का स्टार्टिंग में मेरे इंक्यूबेशन सेंटर ने बोला कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग जेल में काम कर सकते हैं, तुम चाहो तो जेल में काम कर सकते हो, तो उससे उन लोग को भी सपोर्ट होगा और तुमको भी एक अच्छा टीम मिल सकता है। तो मैंने कंटिन्यू मना किया 1-2 महीने तक, तो मुझे उधर काम नहीं करना। फिर फाइनली एक दिन मुझको सीईओ के ऑफिस में बुलाया गया, और मेरी सीईओ मैम जो है इंक्यूबेशन सेंटर की, उन्होंने मुझसे बोला कि आकाश तुमको जेल में काम स्टार्ट करना। तो फाइनली जेल में काम स्टार्ट किया, और मैंने बोला कि हम लोग 15 दिन का ट्रायल करेंगे, अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो हम लोग आगे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और मैंने वो सोच रखा था कि जो ट्रायल रहेगा ये सक्सेसफुल होना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे सोच के 15 दिन काम करेंगे, उसके बाद जेल में काम नहीं करेंगे। तो वो इनमेट्स जेल अथॉरिटीज ने भेजे थे कि जाओ इधर काम करो। काफी सारे लोगों का खुद से इंटरेस्ट नहीं था काम करने का, पर लोग आए, उन्होंने काम किया। अब सीन क्या हुआ कि 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उन 22 में से 18 लोगों की बेल हो गई, लाइक वो लोग जेल से छूट गए। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि हमारा जो सारा मेहनत वेस्ट हो चुका है। अब मैं जाके अपने इंक्यूबेशन सेंटर से बोलूंगा कि हम जेल के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम वेस्ट किया, वो सब खराब ही गया। तो फाइनली जब उसके बाद में एक बार जेल विजिट पे गया, तो बहुत सारे इनमेट्स हमारे पास आए और बोलने लगे कि सर हम आपके लोग के साथ काम कर रहे हैं। तो जेल के अंदर ना एक इनमेट्स होते हैं जिनको लंबरदार बोलते हैं, वो पीली ड्रेस में होते हैं, जिनको उम्र कैद की सजा होती है, और वो बहुत सीनियर माने जाते हैं, लाइक बाहुबली की तरह जेल उन लोग की बहुत ज्यादा चलती है। तो
वो जो बाहुबली जैसे जो इनमेट्स होते हैं लंबरदार, वो काफी सारे पास में आए एंड आई एम सीरियसली लाइक कि क्यों आ रहे हैं। आज तो पिट गए, ऐसा सोचा हाँ। होगा एक बार को तो नहीं? लाइक बहुत सारी चीजें हैं, मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता मैंने जेल के अंदर क्या क्या देखा बहुत सारे। अब उन सब लोगों को ये लगा ये इतना बड़ा चेंज क्यों आया कि जो भी कोई इन भगवान की राख के ऊपर ये जो विभूति है पवित्र इस पे काम करेगा उसकी बेल हो जाएगी, वो छूट जाएगा। और बड़ी चीज ये थी जो जेल के अंदर परमानेंटली लोग बंद थे उम्र कैद की सजा में, उन लोगों को भी अलग लग रहा। तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, हमको भी काफी अच्छा लगा और हमने फिर जेल के अंदर अपना काम स्टार्ट कर दिया। इस पिछले 3 महीने में काफी कुछ किया है आकाश। जो लोग बैठ के खाली घर पे लॉकडाउन में समय बिता रहे थे कि तुमने इसके बीच में भी कुछ नया कर लिया। तो बेसिकली सीन क्या था कि मेरा एक सेशन था, तो उसी टाइम पे पूरा एंटी चाइना का प्रोपोगेंडा ये सब चीजें स्टार्ट हुई अब से लगभग 2 महीने पहले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जूम जो है वो सेफ एप्लीकेशन नहीं है, हमको जूम की जगह कोई और जूम पे नहीं यूज करना। तो वो मेरा वेबिनार इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि वो वेबिनार जूम पे होस्ट हो रहा था। तो लिटरली मुझे वो काफी बुरा लगा क्योंकि उसके लिए मैंने काफी तैयारी करी। अब उसके 2-3 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम इंडिया का खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाएंगे और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैलेंज लॉन्च कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे मेरा फोन की डिस्प्ले खराब हो चुकी थी, लॉकडाउन चल रहा था, ना मेरे पास फोन है, मेरे पास लैपटॉप नहीं था क्योंकि लैपटॉप मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ नोएडा में उधर था, ना फोन ना लैपटॉप। और मैं पूरी रात यही सोचता था कि ये ऐप हम कैसे बना सकते हैं। तो रात के 3 बज चुके थे और लिटरली मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं यही सोचा। तो 3 बजे मैं अपने पापा के पास जाता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि पापा मुझे ना आप मुझे नोएडा छोड़ दीजिए, मुझे अपने रूम से अपना लैपटॉप लेके आना। तो वो बोलते हैं कि परमिशन तो है नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे सब लॉक था। तो बोलते हैं परमिशन नहीं है और नहीं जा सकते। तो मैंने बोला आप एक काम करिए, मुझे बाइक दे दीजिए, मैं चले जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब मैंने बाइक में देखा तो मेरे यहाँ से नोएडा पड़ता है लगभग 60 किलोमीटर दूर। तो 60 किलोमीटर जाना और आना उससे नहीं हो पाता, उतना इसके अंदर ऑयल नहीं था। तो मैं रात के 3 बजे ही मैंने निकलने का मन बनाया कि मैं निकलूंगा। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मेरे टाउन से मैं उधर गया। गांव से बाबा की पुरानी एटलस साइकिल ली और लिटरली मैंने 60 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिल चलाई बिना रुके। काफी हार्ड था पर मेरे मन में आइडियाज आ रहे थे कि जब ये लैपटॉप आएगा तो मैं क्या क्या करूंगा एप्लीकेशंस के अंदर, क्या क्या हम फीचर्स डालेंगे उसमें। और नॉन स्टॉप में 60 किलोमीटर गया, वहां से अपना लैपटॉप उठाया और फिर धूप हो चुकी थी पूरा। तो जब मैं रात को गया था तो उस टाइम धीरे धीरे बारिश हो रही थी। तो मैंने रात देखी, बारिश देखी, सुबह देखी और धूप देखी और 2 बजे आ गया। तो आने का मेरी मम्मी बोलती हैं कि तू लिटरली वो ऐसा बोलती हैं कि तू किससे मिलने गया था, तेरा पर्पस क्या था नोएडा जाने का। तो मेरी कुछ एनर्जी की टीम थी और कुछ इंडिविजुअल्स की हमने टीम बनाई और हम लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया इस एप्लीकेशन को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। और आने वाले 1-2 महीने में हमने अपनी पूरी टीम की हेल्प से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बना दिया। दूसरा, अभी हम लोग काम कर रहे हैं एक उद्यमी उत्सव करके एक प्रोग्राम है उसके ऊपर। तो उद्यमी उत्सव प्रोग्राम किस बारे में है बेसिकली, वो है कि घर घर एंटरप्रेन्योर। अगर हर घर एंटरप्रेन्योर होगा तो हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम अपना प्रोडक्ट खुद से डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम हमारा मेंटेलिटी एंटरप्रेन्योरशिप वाला होगा, इनोवेटर वाला होगा। कोई भी हमको प्रॉब्लम दिखेगी हम उसको सॉल्व करेंगे एज अ इनोवेटर और फिर उसको मार्केट में लेके आएंगे। आकाश, वो बुजुर्गों के लिए जो स्टिक बनाई थी उसका ख्याल आपको कैसे आया? अभी मैं अपने दादाजी से ना सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा अपने दादाजी से, वो उनके काफी ज्यादा क्लोज हूँ। तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा अपने गाँव भी जाता रहता हूँ, काफी मेरा गाँव दादाजी से मिलने के लिए। अभी क्या हुआ, मेरे दादाजी का ना एक छोटा सा एक एक्सीडेंट टाइप होता है, मतलब वो गिर जाते हैं चलते में और उनको चलने में काफी दिक्कत होती है। मेरे दादाजी की एज 80+ है। तो मैं अपने गाँव आता हूँ कॉलेज से दादाजी से मिलने के लिए और मैं देखता हूँ कि उनको चलने में दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि मेरे एक अच्छा इनोवेटर होने का कोई यूज नहीं है अगर मैं अपने दादाजी के लिए कुछ बना नहीं सकता। तो फिर मैं उस टाइम इस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ अपने एक दोस्त के साथ मिलके, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक। एक ऐसी स्टिक जो कि बुजुर्ग लोगों को चलने में मदद भी करेगी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मैंने इसलिए सोचा कि मेरे पुराने जो भी प्रोजेक्ट थे वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएं। तो जब भी ये स्टिक चलती है इससे फ्रिक्शन की हेल्प से एनर्जी जनरेट होती है, जिससे आपका फोन चार्ज हो सकता है 45 मिनट के करीब।
इसके अंदर जीपीएस सिस्टम, एसओएस सिस्टम, रिचार्जेबल टॉर्च, फोन सिस्टम, ये सब फीचर्स लगे हुए हैं, इनबिल्ट हैं। मेरे दादाजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये मैं अपने फोन पे बैठ के देख सकता हूँ। उनको चलने में बहुत आसानी होगी क्योंकि उसके अंदर एक व्हील सिस्टम है जिसपे वो ऐसे करके चल सकते हैं, उनको बार बार उठानी नहीं पड़ेगी, वो एक बार रख के और ऐसे करके सीधे चल सकते हैं। और वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। और साथ में उसके अंदर वेरियस सिस्टम्स हैं, वो कहीं जा रहे हैं, फोन चार्ज नहीं है, कुछ भी है तो वो यूज में ले सकते हैं। तो वो एक हाईटेक मल्टीपर्पज स्टिक। एक आम एक यंग पर्सन के लिए कितना आसान है फॉर्मल एजुकेशन को क्विट करके इनोवेशन के फील्ड में जाना? ये लिटरली इजी नहीं है, और जहाँ मैं पहुंच पाया वो जरूरी नहीं है कि हर कोई वहाँ जा भी पाए। जो लोग बोलते हैं कि मार्क जुकरबर्ग और अपने एप्पल के जो फाउंडर हैं वो दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, तो ये भी हमको याद रखना चाहिए वो कहाँ से कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। वो उनका हार्वर्ड्स में एडमिशन हो गया था, वो लोग वहां से छोड़ के आए, वो किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं। तो दोनों में ना काफी अंतर है, क्योंकि ड्रॉप आउट करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन भी कहीं ना कहीं जरूरी है। मैं ये बोलूंगा। और एक एंटरप्रेन्योर ना आपको पता होगा इंडिया के अंदर 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं एक साल के अंदर। 90%, बहुत कम चांसेस। 10% जो रहते हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए हर दिन फाइट करना पड़ता है। तो हमको अपना एंटरप्रेन्योरशिप का कैरियर, अपना एक स्टार्टअप, एक वेंचर, एक इनिशिएटिव तब स्टार्ट करना चाहिए जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, और वो प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो सबके लिए प्रॉब्लम है। और एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट करना जरूरी है, एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल जिससे हम लोग ना खाली अपना 20-25 लोगों को तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट दे सकते। आकाश, आपकी केवल 20 साल की उम्र है, तो क्या आपको लगता है कि लोग आपको कभी कभी सीरियसली नहीं लेते हैं? तो इस वाले एज कम होने के एक फायदा है और एक नुकसान है। तो फायदा क्या है कि अगर आप कहीं पे पिच कर रहे हो इन्वेस्टर के सामने, जर्नलिस्ट के सामने, किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे फायदा मिलता है कि इतनी कम एज में इतना सारा काम कर, ये फायदा है। नुकसान क्या है? अब दूसरा, एक तो आपका फ्रंट फेस हो गया, ठीक है, मीडिया, पीआर, पिचिंग, ये सब, पर इससे कोई कंपनी नहीं चलती है। कंपनी चलती है रेवेन्यू से, लाइक उसका प्रोडक्ट सेल हो, उससे पैसा आए, क्योंकि लाइक पेट भरना भी जरूरी है, बिना उसके हम लोग कहीं बोल नहीं सकते, कोई कुछ नहीं बोलना पड़ता, हर महीने सैलरी भी देनी पड़ती है। तो इसके लिए दूसरा होता है कि अपने क्लाइंट्स को खुश रखना, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करना, नए क्लाइंट्स बनाना, इन्वेस्टमेंट उठाना, ये सब। तो जब भी हम कहीं पर अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, किसी सेल्समैन से मिलते हैं, किसी बिजनेस वाले लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग ना बहुत बार अंडर एस्टिमेट करते हैं कि क्या तुम इतने टाइम में बना पाओगे, क्या प्रोडक्ट में इतनी फिनिशिंग आ पाएगी, क्या तुमको इतना एक्सपीरियंस है। तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, अभी क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए मैंने अपने बाल कटाए थे, मेरे बाल थोड़े बड़े हुए रहते हैं, और साथ में मैं ना ट्रिम भी नहीं करता, तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो उससे थोड़ा एज ज़्यादा लगती है। और अगर 1-2 बार उनको टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर कर दो, अच्छा प्रोडक्ट दे दो, तो फिर लोगों को धीरे धीरे यकीन होता है। तो एज अपने आप में कहीं ना कहीं चैलेंज भी है। आकाश, आपने डिजिटल विन और खोज कुंभ भी एक नया एक इनोवेशन है आपका, ये क्या है? हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइए। तो डिजिटल बिन के बारे में बता रहा था। तो डिजिटल बिन एक ऐसा बिन है जो टेम्पल के अंदर हर तरीके के वेस्ट को अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है, और साथ में जो भी टेम्पल के आसपास जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड। 2016 में जब मेरी 10th कंप्लीट हुई और मैं गुड़गांव गया, गुड़गांव अपने फर्स्ट ईयर में था, तो पता नहीं मुझे कैसे लगा कि मुझको जैसे मैं अपने टाउन से निकला हूँ, मुझको ऐसे और भी लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो मैं भूल चुका था कि मेरी एज बस 16 स्टार्ट है। मैं आज सोचता हूँ तो आज मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। तो उसमें किया क्या था कि जो मेरे यहाँ पे फेस्टिवल होता था लॉर्ड कृष्णा का, तो उस फेस्टिवल के अंदर मैंने जाके बोला कि हम क्या इस फेस्टिवल के अंदर एक साइंस का एक एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला क्या तू पागल हो गया है क्या, यहाँ पे रागनी होती है, कुश्ती होती है, साइंस क्यों करेंगे। उनमें से एक बंदा बोलता है, अरे एक ना खाजपुर का लड़का है, उसको पीएमओ से अवार्ड मिला है, तो ऐसे और भी लोग बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक बैग में से एक फाइल निकाला और दिखाया कि मैं ही वो लड़का हूँ। क्या बात है। तो 79 लोग साथ ही साथ मान गए और उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए। और अभी खोज कुंभ बहुत बड़े लेवल पे होता है, नेशनल लेवल के स्पीकर्स आते हैं जो फोर्ब्स अंडर 30 हैं, जो उनको बताते हैं अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो उसको तुम रियलिटी में कैसे चेंज कर सकते हो। आप यंग इनोवेटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यंग इनोवेटर्स को यही बोलूंगा, एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट
बी पैशनेट एंड फोकस ऑन योर वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 18 साल के, 15 साल के, 14 साल के तो नहीं कर सकते। एज जस्ट एक नंबर है। तुम्हारा पैशन और तुम्हारा फोर्स मैटर करता है, एज कोई मैटर नहीं। अच्छा आकाश, अगर आपसे पूछे, बिकॉज हमारे शो का नाम है बेटर फ्यूचर, so we want to know what's your idea of better future। आपका better future पे क्या सोचना है? एक बेहतर कल, एक better future आपके लिए क्या है, क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, उनको ट्रेन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। जिस भी आप काम को कर रहे हो उसके प्रति बहुत ईमानदार रहो। दूसरा, आपका खुद भी उस बारे में नॉलेजेबल होना जरूरी है, क्योंकि आप एक टीम को भी तभी लीड कर सकते हो जब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में एक नॉलेज है। तो अपना नॉलेज कंटिन्यू इंक्रीज करते रहो। ये नहीं है एक ही जगह पर रुक जाओ, और जो जिस भी काम को करो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार है।